गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी का पाठ 9th पढ़ा रही हूँ। उस चैप्टर का नाम है, उस पाठ का नाम है कृषि और सिनेमा। यहाँ कृषि यानी खेत और सिनेमा के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें सिनेमा से ही कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ इस बारे में बताया गया इस पाठ में। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किसी कार्य को करने के लिए उस क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, अधिक आवश्यक है। जैसे बताया गया है, इस पाठ में लेखक ने बताए हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें उस काम के लिए जानकारी ही होना चाहिए, यानी व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक माना जाता है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता तो हम उस काम को अच्छी तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं। केवल पुस्तकीय ज्ञान से यह असंभव माना जाता है। केवल हमें किताबी नॉलेज रहने से ही हम इसको असंभव मानते हैं, यानी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ लेखक बता रहे हैं अपने बारे में, बीए पास करने के बाद लेखक को खेती का व्यवसाय करना ही अच्छा लगा, इसलिए वह शहर से अपने गांव चला आया। गांव में आने के बाद ही घटनाओं को लेखक के मुंह से सुने। यहाँ बताया जा रहा है कि लेखक जब ग्रेजुएशन कर लिए थे, जब बीए पास कर गए थे, तो वह बीए पास करने के बाद वो सोचे क्या कि शहर जाकर काम करने से अच्छा तो है कि गाँव में खेती ही करें तो ही बेहतर होगा। और उन्होंने इस काम के लिए अपने गाँव ही चले आए। और जब वो गांव में आए तो वो अपने गांव की घटनाओं को इस बारे में बता रहे हैं कि क्या गांव में क्या क्या घटना उनके साथ घटी। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम बड़ा उत्तम है, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार से तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता है। लेकिन यहाँ लेखक बता रहे हैं, जब वो गाँव में आए खेती करने के लिए, तब लेखक के चाचा ने उन्हें बताया कि जैसे बताया कि खेती करना बड़ा ही उत्तम काम है, बड़ा ही अच्छा काम है, पर लेकिन जब जैसे बता रहे हैं कि जैसे कोई फारसी पढ़ कर तेल नहीं बेच सकता है, ठीक उसी तरह से लोग अंग्रेजी पढ़ करके, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो खेती का काम नहीं कर सकते हैं, उनसे खेत नहीं जोता जा सकता है। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाला संस्कृत नहीं बोलते हैं, खेत जोतते हैं। तब लेखक को यह बात बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने अपने चाचा को समझाया कि यह बात सब गलत है। जैसे कि गलत ये बताया कि ये सब ईश्वर का ही खेल है, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि जैसे फारस में तेल बेचने वाला आदमी क्या संस्कृत नहीं बोल सकता है? क्या वो खेत नहीं जोतते हैं? चाचा बोले, यह खेती का व्यवसाय तुमसे नहीं होगा, यह तो हम जैसे मूर्खों के लिए है। इस पर चाचा ने लेखक को समझा रहे थे कि लेकिन यह खेती का व्यवसाय जो है ये तुमसे नहीं होगा, ये तो मूर्ख लोगों के लिए, जैसे हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर में खेलना पड़ता है। और वो बता रहे थे कि लेखक के चाचा बता रहे थे कि इसमें तो दिन रात जो है खेत में पानी, पसीना और मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया, इस पर लेखक ने अपने चाचा को जवाब दे रहे हैं कि वह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो पवित्र वस्तु। इस पर लेखक ने अपने चाचा को समझा रहे हैं कि तो क्या हुआ उससे, शरीर तो मिट्टी का ही बना हुआ है और गोबर तो सबसे पवित्र वस्तु होती है, बताएं। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा जी दंग रह गए। और यह बता रहे हैं कि मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनने पर चाचा जी एकदम अचंभित रह गए हैं। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लगने लगा। लेखक की इस बात को सुनकर जो आसपास बैठे हुए लोग वो धन्य है का नारा लगाने लगे। तब मैंने फिर कहना शुरू किया कि और चाचा जी, यह खेती मूर्खों का व्यवसाय नहीं है, बड़े बड़े लोगों की प्रशंसा की है। और लेखक ने जब लोग उन्हें धन्य कहने लगा, तब लेखक ने फिर एक और बात अपने चाचा जी को समझाया कि चाचा जी, यह खेती मूर्खों का व्यवसाय नहीं है, बड़े बड़े लोगों की प्रशंसा का, और बड़े बड़े लोगों की ने इसकी प्रशंसा भी की है, बहुत ही तारीफ की है खेती का। अपने देश में भी गौतम ऋषि गेहूँ बोते थे। अब इन लेखक ने जैसे उदाहरण देके बताया कि जैसे कि अपने देश का गौतम ऋषि जो है वह गेहूँ भी बोते थे। वैसे तो कंदमूल फल खाने के कारण
उनकी रुचि बागवानी में थी। और ये बता रहे वैसे तो वो फल कलम ज़्यादा खाते थे, जिसके कारण उनका अब लगाव जो था बागवानी बाग बगीचा में था, और वे ज़्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे। और ये बता रहे हैं कि जैसे कि गौतम मिश्र ज़्यादातर फल और शकरकंद ही उगाते थे, इसलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूँगा, यही मेरी फैसला है। और वो बोले, इतना कहते हुए लेखक ने अपने चाचा जी से बोले, इसलिए खेती को उत्तम व्यवसाय समझना चाहिए और मैं कल से ही खेती करूँगा, यही मेरी फैसला है। मेरे चाचा जी मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले, बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेती के आसपास ना कोई कॉफ़ी हाउस है, ना कोई क्लब, नहीं कोई क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियाँ की जगह अरहर की घुटियों में घूमना फिरना पड़ता है। तब इस बात को सुनकर लेखक के चाचा जी ने उनको समझाया कि यह तो ठीक बात है, लेकिन तुम इतना समझ लो, जब तुम खेती करोगे तो वहाँ तुम्हारे खेत के आसपास कोई तुम्हें कॉफ़ी हाउस नहीं मिलेगा, और नहीं वहाँ कोई तुम्हारे मनोरंजन के लिए कोई क्लब मिलेगा। सिनेमा घर में जैसे गद्देदार कुर्सी पर बैठ कर तुम देखते हो, वो सब नहीं मिलेगा। वहाँ तो अरहर के जैसे रहड़ के खुटियों में तुम्हें घूमना फिरना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है, और इसलिए मैं सिनेमा से उन्नति का एक अच्छा साधन है। लेखक यह बता रहे हैं अपने तब लेखक ने चाचा जी के बात सुनने के बाद वो चाचा जी को समझाते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है। इसलिए वो सिनेमा का शौक़ है कि सिनेमा में खेती की उन्नति के बारे में बड़ा अच्छा से बताया जाता है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार होता है। अब लेखक बता रहे हैं कि सिनेमा के द्वारा ही खेती का सबसे बड़ा प्रचार होता है। बड़े बड़े हीरो फिल्मों में खेत जोतते हैं और गाते जाते हैं, और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े हीरो जो है फिल्म में खेत जोतते हैं, और जो खेत जोतते समय वो गाने भी गाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती और हरी भरी फसल में आँख मिचौली खेल होते हैं। और वहाँ लेखक बताते हैं कि वहाँ जब हीरो जब खेत जोतते हैं और गाना गाते हैं तो हीरोइन वहाँ हीरो के लिए टोकरी में रोटी लेकर आती है और हरी भरी फसल को देखकर वहाँ दोनों आँख मिचौली खेलने लगते हैं। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सारी लड़कियां नाचती और गाती भी है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं। और यह बता रहे हैं कि जब फसल पक जाता है, जब काटा जाता है, तो उस समय हीरोइन के साथ बहुत सारी लड़कियां आकर के नाचती, फसलों के बीच आकर नाचती और गाना भी गाती है। इस दृश्य को देख करके लोग अब गांव में ही आने लगे हैं खेती करने के लिए, और खेतों का चक्कर काटते हैं, और लोग खेतों का चक्कर काटते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। इससे लेखक बता रहे हैं कि इसे सिनेमा के द्वारा खेती का अच्छा शिक्षा मिलता है। सच पूछिए तो खेती की सच्ची शिक्षा मुझे सिनेमा से लिखी। और लेखक बताते हैं कि सही मायने में खेती का जो है सच्ची शिक्षा में सिनेमा से ही मिला है। एक दिन चाचा ने मुझे खेतों में जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ है? एक दिन जब चाचा जी मुझे बता रहे थे कि खेतों में जाकर काम करने के लिए, इस पर लेखक ने अपने चाचा जी से पूछते हैं कि खेत कहाँ है। उन्होंने कहा कि गांव के दक्षिण ओर रमेश की बगिया से आगे गलियारा जाता है। तब लेखक को चाचा जी ने उन्हें समझाया है कि गांव से दक्षिण की ओर रमेश की बगिया से आगे गलियारा जाता है, एक गली जाता है। गलियारे से पश्चिम को एक रास्ता जाता है। रास्ते से उत्तर की ओर एक मेड़ जाती है, और मेड़ के पूरब में गन्ने का एक खेत है, ये बता रहे हैं। और गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं आपके खेत जोते जा रहे हैं, वहीं जाकर तुम काम करो। और लेखक बता रहे हैं कि वहीं आपका एक बाजरा खड़ा है और खेत, वहीं पर तुम जा कर के अपना खेत जोता जा रहा है, वहीं पर जाकर तुम काम करो। मैं चल पड़ा। सावन का महीना था। इतना बात सुनते ही लेखक ने चल दिया। सावन का महीना था। आसपास से हल्के हल्के बादल थे। तार और खजूर के पेड़ हिल कर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तार और खजूर का पेड़ जो है हिल कर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। सारा कुछ सिनेमा के जैसा ही लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिखाई दिया। तभी लेखक को आगे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं में सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उनसे बातें करता है। कह रहा है कि अब कुआं दिखाई दिया, तो लेखक को लगा कि कुआं पर हीरोइन पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए
दिखाई देते उससे बातें करते। मैंने रुक कर सीटी भी बजाई पर कुआं सुनसान था। लेखक ने रुक कर वहाँ सीटी ही बजाई लेकिन कुआं पर कोई था नहीं, वह बिल्कुल सुनसान था। किसी की पायल नहीं छनकी, ना कोई घड़ा फूटा। लेखक को लगा कि यहाँ पर किसी के पायल छनकेगा, हीरोइन का, और कोई घड़ा फूटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। इसी तरह चलते चलते लेखक का पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आँख मिचौली का दृश्य दिखाई दिया और न हीरो के गाने का। और कहा जा रहा है खेत में कोई आँख मिचौली का दृश्य भी नहीं दिखा और न खेतों न कोई हीरो का गाना ही है। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई और चुपचाप मैंने अपने रास्ते तब लेखक को देहात में आने का बहुत ही दुख हुआ और वो फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहे। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे और लेखक ने ऐसे जगह पर पहुंचे जहां उनका खेत होना चाहिए था। चाचा जी ने बताया कि वहां गन्ने की खेत है और वहां बाजरा खड़ा है। चाचा जी ने लेखक को बताया था कि वहां गन्ने का खेत है और वहां बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। लेखक ने बता रहे कि हम गन्ने के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए लेखक को बाजरा का सहारा लेना पड़ा था। एक पेड़ के नीचे एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, ये तो लेखक को एक अधेड़ आदमी को किसान खड़ा था, उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए उसे पूछा कि भाई, पूछा कि आपका नाम बाजरा तो नहीं है। लेखक ने किसान से पूछा कि आपका नाम बाजरा तो नहीं है। किसान ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। इस पर किसान ने बहुत ही घूर कर देखा, फिर लेखक से पूछे कि आप यह क्या कह रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर समान रूप से मित्रता के भाव से कहा। इस पर लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती के भाव से बोले, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ कि यह बाजरा कौन है, कहाँ रहता है, इसे क्यों खड़ा किया गया है? इस पर से लेखक ने रामचरण से पूछा, तो भाई आप ये बताइए कि बाजरा कौन है और कहाँ रहता है और इसको क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा और आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा। उनकी बात सुन करके रामचरण जो नाम के जो किसान थे वो काफ़ी हंसने लगे और आसपास के लोगों को भी पुकार करके उसने कहा, यह देखो, यह भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। इस पर वो उनका हंसी उड़ाने लगे। यह देखो, बताने लगे, देखो यह भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। इस पर से हंसते हुए 2-3 किसान वहाँ आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई है। इससे लेखक ने तुरंत समझ गया कि हमसे गलती हो गई, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, अरे मैं तो हंसी कर रहा था। इस पर लेखक ने तुरंत बात पलट दिया और बताया कि हम तो हंसी कर रहे थे, दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छाया ढूंढ रहा हूँ। और बोले कि हम तो बाजरे के पेड़ का छाया ढूंढ रहे हैं। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा जी का खेत है। और लेखक ने बताया कि उसी पेड़ के पास हमारे चाचा जी का खेत है। इस बार वे किसान कुछ और ज़ोर से हंसने लगे। लेखक की बात सुनकर के दूसरी बार किसान जो है काफ़ी ज़ोर से हंसने लगे। मुझे भी झेप सी लगी, लेखक को भी बहुत ख़राब लगा, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। पर लेखक ने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि मेरी ऐसी गलती मुझसे दोबारा ना हो जाए, इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवा कर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। दूसरे दिन लेखक को यह काफ़ी चिंता होने लगी कि अगली बार से मुझे ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने कृषि शास्त्र का मोटा मोटा किताब मंगवा करके पढ़ने लगे और उनका ज्ञान अर्जित करने लगे। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती में हो ही नहीं कर सकती, गांव में हो ही नहीं सकती, शहर में भी होती है। इस प्रकार यह सब इस प्रकार से हुआ है। और इस प्रकार लेखक ने लगा कि आदर्श खेती जो है गांव में हो ही नहीं सकती, ये शहर में ही होती है। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। लेखक बता रहे कि उन्हें बीज और खाद खरीदने के लिए
खरीदने के लिए गोदाम जाना पड़ा। जब वो गोदाम गए तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ कर्मचारी शहर गए हुए, इसलिए लेखक भी शहर चले आए। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों की जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं और दूसरे दिन लेखक को अपने खेत में अच्छे हल से जुताई करना था, जो कि अच्छे हल जो है शहर में ही मिलता है। इसलिए मैं फिर शहर गए, इसलिए लेखक ने फिर शहर गए। तीसरे दिन मुझे शहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके लिए नहर में बड़े बड़े इंजीनियर का आदेश लेना था। वे शहर में रहते हैं। लेखक ने बोले कि उनके जब वो अपने खेतों के पास नहर खुदाई के लिए नहर का पाइप लगवाना था, तो उन्होंने इसके लिए इंजीनियर का सहारा लेना पड़ा, जो कि इंजीनियर शहर में ही रहते हैं। इसलिए मैं फिर शहर गई। इसलिए लेखक ने फिर चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगा। फिर लेखक को चौथे दिन भी कुछ दवाइयाँ जीव जंतु वाले दवाई खरीदने के लिए लेखक को शहर जाना पड़ा था। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना। फिर लेखक को एक शिकायत करने के लिए कृषि के खेत के लिए शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और चाचा जी से कहा। इसलिए लेखक ने सारे कृषि किताब का बंद करके एक बैग में बंद कर लिया और अपने चाचा जी से कहे, देखिए यह खेती का काम ऐसा है कि शहर गए बिना इसे करना कठिन है। इसलिए बोले कि देखिए ये खेती के काम ऐसा है कि शहर गए बिना यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, वहाँ से ही वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे। और बोले कि इसलिए हम शहर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे और वहीं से हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे। चाचा जी ने प्रसन्नतापूर्वक हंस कर कहा, जैसे खुट्टे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर में मुँह मारती है, वैसे ही धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है। तो चाचा जी ने इस पर हंस कर कहे कि जैसे खुट्टे से छूटी हुई घोड़ी जो है बहुत ढेर मुँह मारती इधर उधर घूमने लगती है, वैसे ही धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है। वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा ही स्वाभाविक और उचित है। ऐसे लेकर ठीक वैसा ही तुमको शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और बहुत ही उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी गलती नहीं करता। इस पर चाचा जी ने बोले कि हम आदमी पहचानने में कभी गलती नहीं करते हैं, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली गलती हुई। और तो बता रहे लेकिन हमें तुमको पहचानने में पहली गलती हुई है हमसे। जाओ शहर में ही रहकर खेती करो। बोले कि जाओ तुम शहर में रहकर खेती करना। मैं भी प्रसन्न मुद्रा से कहा, नहीं चाचा जी, गलती आपसे नहीं हुई, पहली गलती तो मुझसे ही हुई थी। पर लेखक ने चाचा जी को समझाते हुए कहा कि नहीं चाचा जी, गलती आपसे नहीं हुई है, पहली गलती तो मुझसे ही हुई है। जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा, फिर बात मुझसे छाया फिर समझते रहा। बोले कि नहीं चाचा जी, गलती तो मुझसे ही हुई, जो कि हम बाजरे को पहले आदमी समझे, फिर उसके बाद छायादार पेड़ समझे। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे के लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। और बोले कि कोई बात नहीं, हम शहर जा कर के बाजरे के विषय में ही रिसर्च करेंगे और बताएंगे कि खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे मीठे बड़े बड़े फल कैसे आएंगे। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नता को एक दूसरे से विदा ले ली। और इस प्रकार लेखक और लेखक के चाचा जी ने हंसी खुशी में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये आज का आप लोग का चैप्टर है। और इसका तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर रिसीव करेंगे अपने कॉपी में, और ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब आप लोग बुक में ही करेंगे। तो ये आज आपका पाठ है।